Now let's try to understand the select query, which is one of the most important query in databases. As I told you in the last video, हम ज़्यादातर डेटा को रिट्राइव करते हैं क्योंकि डेटा बनाना और उसके अंदर इंसर्ट करना डेटाबेस के अंदर वो एक बार होता है इंसर्शन, उसके बाद ऑन डिमांड हम और डालते रहते हैं, लेकिन रिट्राइवल बार बार होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फेसबुक का अकाउंट एक बार बनाया या उसके ऊपर आपने कोई पोस्ट लिखी या कोई फोटो डाली तो वो एक बार इंसर्ट हो गई, लेकिन जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनकी न्यूज़ फीड में वो फोटो बार बार आएगी, तो रिट्राइव हो रही है। या जो आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाया वो इंसर्ट एक बार हुआ डेटा, बाद में तो आप सिर्फ लॉगिन कर रहे हो तो उसमें यूजर नेम पासवर्ड मैच करने के लिए वो केवल डेटा रिट्राइव हो रहा है बार बार। तो इसीलिए ये सेलेक्ट क्वेरी हमारी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट सेलेक्ट डू इज इट इज used to retrieve the tuples or records, या इसको हम सिंपल डेटा बोल सकते हैं, बिकॉज पूरा का पूरा टपल शायद ना निकालना चाहें, हम सेट ऑफ टपल्स या सेट ऑफ कॉलम्स भी निकाल सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है? बहुत सिंपल है, सेलेक्ट देन कॉलम नेम्स देन from table name or table names, because we can write one or more table names. We will see more complex query in subsequent videos, and then we can add where condition. इसके बाद भी हम और चीजें लगा सकते हैं like group by, having, but वो आगे subsequent videos में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कॉलम नेम्स अगर आपको सारे निकालने हैं तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगा सकते हो। एस्ट्रिक्स मतलब ऑल कॉलम नेम्स, अदरवाइज आपको सारे नहीं चाहिए तो आप उनको कॉलम नेम्स को सेपरेटेड बाय कॉमा लिख सकते हो। सो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया है। लेट्स से हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, एक प्रोजेक्ट्स टेबल है, एक फैकल्टीज टेबल है और एक ऑफर्स टेबल है। देखिए जो चीजें अंडरलाइन है, जैसे रोल नंबर, PID, EID और यहाँ पे PID और रोल नंबर दोनों, तो ये सारी क्या है हमारी प्राइमरी की। यहाँ पे अगर दोनों अंडरलाइन है तो ये दोनों को मिला के एक प्राइमरी की बन रही है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट फर्स्ट क्वेरी। अब हमारी फर्स्ट क्वेरी है रिट्राइव ऑल स्टूडेंट्स नेम्स, ऑल स्टूडेंट नेम्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट, अब सारे स्टूडेंट के सिर्फ नेम्स निकालने हैं। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये नेम्स वाला कॉलम, तो एस नेम किसमें से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। हमारी किस टेबल में है ये डेटा, स्टूडेंट टेबल, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, दैट्स ऑल। उसके बाद में हमारे ये सेमीकोलन, क्योंकि क्वेरी खत्म हो गई है। तो व्हाट इट विल डू, इट विल गिव ओनली द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट। सो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा और कुछ डेटा नहीं आएगा। ठीक है, जो हाईलाइटेड है सिर्फ वही आएगा। नाउ इफ आई रोट हियर रिट्राइव ऑल स्टूडेंट्स डेटा और ऑल स्टूडेंट्स डिटेल्स, अगर मैं डिटेल्स लिखता तो क्या होता, मुझे यहाँ पे केवल नेम नहीं चाहिए, सारी डिटेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एस्ट्रिक्स, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो इट विल गिव मी ऑल डेटा अलॉन्ग विद कॉलम नेम्स। ठीक है, सेकेंड क्वेरी देखते हैं, रिट्राइव ऑल एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय की जगह फैकल्टीज लिख लेते हैं, ऑल फैकल्टीज joining dates whose salary is greater than 1000। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फैकल्टीज की डिटेल्स किसमें है, फैकल्टीज वाली टेबल में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, और इन्होंने क्या कहा है, ऑल फैकल्टीज ज्वाइनिंग डेट्स, सिर्फ ज्वाइनिंग डेट्स निकालनी है, तो हमें क्या करना है, केवल और सिंपल हमें ई ज्वाइनिंग डिटेल्स निकालनी है, एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डिटेल्स, फैकल्टी इज एन एम्प्लॉय इन एनी इंस्टीट्यूशन, सो ई ज्वाइनिंग, दैट इज एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट फ्रॉम फैकल्टीज, हमारी टेबल का नाम है, वेयर
ई सेल इज ग्रेटर देन 1000। तो यहाँ पे 3 पार्ट हो गए। दिस इज अवर क्वेरी, मेन क्वेरी सेलेक्ट, ये हमारा कॉलम नेम है, फ्रॉम ये टेबल नेम हो गया, और ये हमारी कंडीशन हो गई। सो देयर आर 3 पार्ट्स। कंडीशन हमारी ऑप्शनल है, अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सारा का सारा डेटा आ जाएगा ई ज्वाइनिंग का, एम्प्लॉय ज्वाइनिंग का, ठीक है। तो अब ये हमें क्या डेटा देगा, जिन भी फैकल्टीज की सैलरी 1000 से ज्यादा है तो उनकी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी। तो 1000 से ज्यादा कौन कौन से हैं, सो दिस वन एंड दिस वन। अब इसमें 1000 इंक्लूसिव नहीं है, अगर हमें इक्वल टू गिवन होता तो हमें यहां पे भी इक्वल टू लिखना होता, देन इन दैट केस दिस विल ऑल्सो कम एंड दिस विल ऑल्सो कम। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेरी। रिट्राइव ऑल faculties details having salary greater than 900। तो अब हमें all details चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, select asterisk, बिकॉज हमें सारे कॉलम चाहिए। from faculties where, अब यहां पे ये having मैंने क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन इसका मतलब SQL वाला having नहीं है, ठीक है। वो हम हैविंग और ग्रुप बाय बाद में पढ़ेंगे, उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। बट हैविंग मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि उन फैकल्टीज की सारी डिटेल निकाल दीजिए जिनकी सैलरी 900 से ज्यादा है। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम फैकल्टीज वेयर ई सेल इज ग्रेटर देन 900। तो इस केस में क्या होगा, सारे के सारे कॉलम्स दे देगा। पहले वाले केस में क्या था, केवल ज्वाइनिंग डेट आई थी, मतलब जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं ग्रीन और पर्पल में, सिर्फ उनकी ये ज्वाइनिंग डेट, मतलब ये चीज आएगी, ये चीज आएगी, ये आएगी और ये आएगी, पूरा का पूरा टपल नहीं आएगा। लेकिन यहां पे एस्ट्रिक्स के केस में क्या होगा, सारे के सारे टपल्स आएंगे। जैसे वो क्या कहेंगे, 900 से ज्यादा, तो यानी कि E5 को छोड़कर E1 900 से ज्यादा है, E2 900 से ज्यादा है, E3 900 से ज्यादा है, E4 900 से ज्यादा है, E6 900 से ज्यादा है। सो एक्सेप्ट दिस रो एवरीथिंग विल बी विजिबल अलोंग विद ऑल द कॉलम्स बिकॉज वी हैव रिटन एस्ट्रिक्स, मतलब ऑल कॉलम्स। ओके, सो हम सेलेक्ट के अंदर जो कंडीशंस हैं, सेलेक्ट में यहाँ पे जो कंडीशंस हैं उसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट वेयर क्लॉज। तो उसमें हमारे पास क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट हमारे पास में एंड गिवन है, और दूसरा हमारे पास और गिवन है, ठीक है। तो हम यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ई सैलरी इज ग्रेटर देन 900 एंड लेस देन 1000, ठीक है। 900 से ज्यादा हो लेकिन 1000 से कम हो, तो जो 900 और 1000 के बीच के होंगे सिर्फ वो आ जाएंगे। इक्वल टू नहीं लगाया तो 900 और 1000 इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। ये जो है एसक्यूएल में इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम faculties where E cell is greater than 900 and, आप ये साइन की जगह डायरेक्टली वर्ड्स में लिख सकते हो, एंड E cell is less than 1100। तो 900 और 1100 के बीच की जो भी सैलरीज वाले एम्प्लॉइज होंगे वो सब आ जाएंगे। अगर आपको इंक्लूसिव कराना है तो आपको यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तब 900 और 1100 जिनकी होगी सैलरी वो भी आ जाएंगे, अदरवाइज विदाउट इक्वल टू ऑब्वियसली नहीं आएंगे। जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम इफ के अंदर कंडीशंस लगाते हैं, उसी तरह की ये कंडीशंस हैं, बस यहाँ पे हम वर्ड में लिख सकते हैं एंड और, ठीक है, ये कंडीशन लगा सकते हैं। अब ये कंडीशन जरूरी नहीं कि दोनों सेम ई सैलरी पे ही हो, एम्प्लॉय सैलरी पे, यहाँ पे हो सकता है कि ई सैलरी लिखें और यहाँ पे हम नेम मैच कर रहे हो, तो दोनों अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बोथ द कंडीशंस आर इंडिपेंडेंट। ओके, व्हाट एल्स वी हैव इन वेयर क्लॉज, वी हैव नॉट, वी हैव इन, वी हैव नॉट इन,
देन बिटवीन, एंड एक एक करके सारी क्वेरीज लिख के देखेंगे एक बार हम। इज नल, इज नॉट नल, देन वी हैव लाइक। ओके, और जैसे यहां पे इज नल में नॉट आ गया, ऐसे ही बिटवीन में भी हम लिख सकते हैं नॉट, तो इसको 6.1 लिख सकते हैं, नॉट बिटवीन कंडीशन एंड कंडीशन। तो एक एक करके देखते हैं। लेट से सबसे पहले हम देख रहे हैं इन क्लॉज। तो इन क्लॉज में क्या होता है, इन इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू और अ सेट ऑफ वैल्यूज written in a column or returned by an another query। ये जो सेकंड वाली लाइन है कि returned by an another query मतलब नेस्टेड क्वेरी की बात कर रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें रिट्राइव करना है, रिट्राइव ऑल फैकल्टीज डिटेल्स हुज सैलरी इज 900, 950 एंड 1100। बस इन तीन लोगों की जिनकी सैलरी ये है, हमें उन फैकल्टीज की डिटेल चाहिए। तो एक कंडीशन, एक तरीका तो ये है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम फैकल्टीज वेयर ई सेल इक्वल टू 900 और ई सेल इक्वल टू 950 और ई सेल इक्वल टू 1100। ये तरीका है, क्योंकि या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए। दूसरा तरीका इसका इन यूज करके है। कैसे, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम फैकल्टीज वेयर ई सेल इन, और यहां पे हम लिख दें ब्रैकेट में 900, 950 और 1100। तो अगर ई सेल इन में से कोई भी मैच होती है तो वो हमारे रिट्राइव हो जाएगी डेटा। तो इनका यूज है ये। और हम ये चाहते हैं कि रिट्राइव ऑल फैकल्टी डिटेल्स हुज सैलरी इज नॉट 900, 950 और 1100। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर हम यहां पे इन की जगह लिखेंगे नॉट इन। तो अगर किसी की सैलरी लेट से 850 है तो वो इस सेट के अंदर नहीं है 850, तो वो ट्रू हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर 900 है किसी की तो वो तो इसके अंदर है, तो नॉट इन वाली कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स, और वो आंसर में नहीं आएगा। तो ये है हमारा इन एंड नॉट इन। लेट्स सी द बिटवीन। हमें ये जानना है कि लेट से कितने फैकल्टीज या उन सारी फैकल्टीज की डिटेल निकालनी है जिनकी सैलरी 900 से 1000 के बीच में है। तो रेंज है हमारे पास। सो वाई बिटवीन इज यूज्ड, बिटवीन डैश एंड डैश, क्योंकि रेंज है दिस एंड दिस। ओके, सो बिटवीन दिस इज यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज, और वैल्यूज किसकी, ऑफ अ कॉलम ऑफ एन एट्रीब्यूट इन अ रेंज। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो तो है इंक्लूसिव, और ये वाली वैल्यू क्या है, एक्सक्लूसिव। ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, रिट्राइव ऑल फैकल्टीज डिटेल्स हुज सैलरी इज इन 900 एंड लेट से 1100। ठीक है, अब लेट से हम चाहते हैं 900 और 1100 इंक्लूसिव हो, तो हम ये क्वेरी नहीं लिख सकते कि सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम फैकल्टीज वेयर ई सेल बिटवीन 900 एंड 1100। वाई, बिकॉज ये कह रहा है दिस इज इक्विवेलेंट टू कि ई सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 900 एंड ई सेल इज लेस देन 1100। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसीलिए मैंने बोला कि पहली वाली वैल्यू तो इंक्लूसिव है लेकिन दूसरी वाली वैल्यू नॉट इंक्लूसिव है, बिकॉज यहां पे इक्वल टू नहीं है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको यूज करेंगे कैसे, ई सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 900 एंड ई सेल लेस देन इक्वल टू 1100। बिटवीन का यूज ही नहीं करेंगे, और अगर बिटवीन का यूज कर रहे हैं तो 900 इंक्लूसिव एंड 1100 एक्सक्लूसिव। ओके, दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। अनदर थिंग इज वी हैव ऐसे ही नॉट बिटवीन, तो जो यहां पे 900 और 1100 के बिटवीन में होंगे उनके अलावा वो सारी आ जाएंगी, तो यहां पे हम नॉट बिटवीन भी यूज कर सकते हैं। ओके, और ये नॉट बिटवीन ये सारे क्या है, कीवर्ड्स। एसक्यूएल हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे कैपिटल्स में या स्मॉल में लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज वी हैव इज नल एंड इज नॉट नल। तो हमारे पास में कंस्ट्रेंट होता है नल या नॉट नल, हम लगा सकते हैं। तो अगर हमें चेक करना हो कि क्या कोई वैल्यू नल है तो हम इज नल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस डेटाबेस में लेट से हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं। तो हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट नेम है जिसका नाम, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ही नहीं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम प्रोजेक्ट्स वेयर प्रोजेक्ट डोमेन इज नल। तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी है, ये नल पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ये रिटर्न कर देगा सिर्फ ये वाली वैल्यू, क्योंकि सारे कॉलम्स रिट्राइव कर रहे हैं एस्ट्रिक्स, और प्रोजेक्ट से हमें रिट्राइव करना है वेयर प्रोजेक्ट डोमेन इज नल। और अगर हम यहां लिखेंगे नॉट नल तो बाकी के सारे आ जाएंगे, ये वाले P5 को छोड़ के। वाई, बिकॉज नॉट नल का क्या मतलब है, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू होल्ड करती है, नल नहीं है। तो ध्यान से इस चीज को समझिए कि नल मतलब होता क्या है, नल का एक्चुअली मीनिंग क्या है। नल मतलब है वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, हो सकता है कि वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वैल्यू इज जीरो बट हमने वहां पे डाली नहीं, या फिर वैल्यू इज अननोन, हमें वैल्यू नहीं पता। कई बार होता है यूजर खाली छोड़ देता है कोई फील्ड और हमने उसको नॉट नल नहीं रखा हुआ है। जैसे किसी जॉब के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे फ्रेशर भी होंगे और एक्सपीरियंस भी होंगे, तो अगर फ्रेशर होंगे तो एक्सपीरियंस क्या होगा, जीरो, उन्होंने खाली छोड़ दिया उस फील्ड को, और एक्सपीरियंस वालों ने उसको फिल कर दिया। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितने लोग फ्रेशर हैं, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल वेयर एक्सपीरियंस इज नल, तो वो हमें दे देगा सारे फ्रेशर्स की वैल्यू। या हमें एक्सपीरियंस लोग फाइंड आउट करने हैं तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल वेयर एक्सपीरियंस इज नॉट नल, तो नॉट नल मतलब जीरो से जितने भी अलग होंगे जिनकी वैल्यू स्पेसिफाइड होगी वो हमें डेटा मिल जाएगा। और लास्ट वाला है हमारा लाइक, ये पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। लाइक इज यूज्ड इन वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज में यूज हो रहे हैं सबके सब, टू मैच अ स्ट्रिंग और पैटर्न। ओके, कैसे, सपोज करिए हमने क्वेरी लिखी सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट, और हमें उन सारे बच्चों के नाम निकालने हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, हमें इसमें वो सारे बच्चों के नाम निकालने हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए इसमें ए से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर ए से ये स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है, और कोई ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है नाम बच्चे का। तो हमें वो बच्चों के नाम निकालने हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके आगे कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर पैटर्न मैचिंग करेंगे, तो उसमें लाइक यूज कर सकते हैं। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम लाइक, और लाइक में सिंगल कोट्स में लिखेंगे बिकॉज स्ट्रिंग है, ए से स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद कुछ भी आए। परसेंटेज इज मतलब एनी लेंथ और एनीथिंग, एनी लेंथ एंड एनी कैरेक्टर। ए हो के बाद बी हो, सी हो, ए हो या जेड तक कुछ भी हो, ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है ए के बाद।
और ये कितनी भी लेंथ का हो सकता है, मतलब किसी का नाम ए हो या किसी का नाम ASHISH और इसके आगे और भी कुछ बड़ा सा लिखा हो, तो वो लेंथ डजंट मैटर। ओके, नाउ लेट्स से आई वांट टू फाइंड ऑल द स्टूडेंट नेम्स हुज नेम आर एंडिंग विद ए। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को उल्टा लिख दूंगा, जैसे परसेंटेज ए, मतलब पहले कुछ भी हो लास्ट में ए आना चाहिए। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, देखिए दिस इज स्टार्टिंग विद ए, एनीथिंग which is having any length but starting with a, this is ending with a। अब अगर मैं दोनों तरफ परसेंटेज लगा देता हूं, जैसे परसेंटेज ए परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंटेनिंग ए। आपने ऑटोमेटा में पढ़ा था, हमने डीएफए बनाए थे कि स्टार्टिंग विद ए, ठीक है ना। तो हमने डीएफए क्या बनाया था कि Q0 से हमने स्टार्ट किया, हमारे पास ए आ जाए और उसके बाद Q1 में चला गया और ये फाइनल स्टेट है। इसके बाद यहाँ पे A to Z कुछ भी आए यहीं पे रहेगा, ठीक है ना। बाकी सारे यहाँ पे ऑल कैरेक्टर्स माइनस ए को छोड़ के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे डेड स्टेट में चले गए और यहीं पे रहेंगे A से Z के लिए। तो ये डीएफए हो गया यहाँ पे। ऐसे ही ये क्या है, हमारे पास शुरुआत में कुछ भी आए लास्ट में ए होना चाहिए। यहाँ पे कंटेनिंग ए, बीच में ए होना ही चाहिए, शुरुआत में भी हो सकता है लास्ट में भी हो सकता है, बट स्ट्रिंग के अंदर ए होना चाहिए, कहीं पे भी हो, शुरुआत में लास्ट में या बीच में। लेट्स से हमें फाइंड आउट करना है वो सारे बच्चे जिनके नाम के अंदर 5 कैरेक्टर हैं सिर्फ, तो हम यूज कर सकते हैं ये माइनस, ठीक है। ये क्या कह रहा है हमें कि ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग 5 कैरेक्टर्स, देखो 1 2 3 4 5। तो कैरेक्टर क्या कहता है, स्पेसिफिकली, ये क्या कह रहा है, स्पेसिफिकली फॉर 1 कैरेक्टर। तो दिस 1 इज फॉर 1 कैरेक्टर। यहाँ पे परसेंटेज इज फॉर 1 और मैनी कैरेक्टर्स, और 0 और मोर कैरेक्टर्स, ठीक है। ये क्या है, 0 और मोर कैरेक्टर्स, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं आया, ए से स्टार्ट हुआ और लास्ट में लेट से कुछ नहीं आया, तो सिंगल ए भी इसमें कंसीडर हो रहा है। बट यहां पे 5 स्ट्रिंग होनी ही चाहिए, 5 लेंथ की, ऑल स्ट्रिंग हैविंग 5 कैरेक्टर्स लेंथ, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं कि लेट से ए और फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये माइनस नहीं अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल स्ट्रिंग्स starting with a and having exactly length 3। देखो ए ये भी हो सकता है, ए बी ए सी, और कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, बट शुरुआत में ए होना ही चाहिए, इनमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 26 कॉम्बिनेशन कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 26 कॉम्बिनेशन कुछ भी आ सकता है। तो इसके अंदर टोटल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो 26 इंटू 26, दिस इज फिक्स, वेर एज हियर A to Z और यहाँ पे A to Z, तो 26 इंटू 26 स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कैरेक्टर A फिर 2 अंडरस्कोर और फिर परसेंटेज, तो यहाँ पे लिखा होगा ऑल स्ट्रिंग्स starting with A and having length at least 3, क्योंकि देखो ये क्या है, 3 लेंथ तो हमें कंफर्म हो गई, और परसेंटेज मतलब क्या हुआ, 0 और मोर कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे 0 कैरेक्टर होंगे तो 3 स्ट्रिंग हो गई लेंथ की, और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स आ गए तो मोर स्ट्रिंग की हो गई, तो एटलीस्ट 3 लेंथ होगी, इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम क्वेरीज, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इनको करिएगा। सो फर्स्ट क्वेरी इज रिट्राइव ऑल फैकल्टीज हुज सैलरीज आर लेस देन 1100 एंड ग्रेटर देन 900। दूसरी क्वेरी आपको लिखनी है, retrieve all
student names whose names starts with A. Okay. Third, retrieve all students details whose names starts with A and ends with let's say N. ओके, A से स्टार्ट होगा, N से एंड होगा। तो इस केस में मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए A परसेंटेज और N। A से स्टार्ट होगा, बीच में कुछ भी आए और एंड होगा N से। ओके, अगर मुझे लिखना हो कि किसी भी नाम में A आ सकता है या N आ सकता है और कहीं पे भी, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज A परसेंटेज N। तो A पहले आएगा, N बाद में आएगा, आना चाहिए A भी और N भी, ये कंफर्म हो गया। अगर N पहले आना चाहिए तो मैं लिखूंगा परसेंटेज N परसेंटेज A, बीच में N और A कहीं पे भी आ सकते हैं और लास्ट में भी मैंने परसेंटेज लिखना है, यहाँ पे भी परसेंटेज आएगा, अदरवाइज वो एंडिंग विद N हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेरीज आप लिखिए, बाकी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हम और बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।